सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 21 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी सितंबर 2022 में भारतीय सेना ने किस स्थान पर उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा को सक्रिय किया? तो आंसर होगा सियाचिन। तो अभी भारतीय सेना ने सियाचिन ग्लेशियर पर 19,061 फीट की ऊंचाई पर उपग्रह आधारित यानी कि सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सेवा को एक्टिव किया है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है जहां पे ये सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा को सक्रिय किया गया है। तो भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर ने इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के साथ समझौता किया। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा कोलकाता में जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है, बंदरगाह है, वो रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम प्राप्त करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बना था। बंदरगाह यानी कि पोर्ट। और अभी भारतीय इंटरनेट के जनक कहे जाने वाले किस व्यक्ति का निधन हो गया? तो आंसर होगा बीके सिंघल। अच्छा, बीके से एक अपॉइंटमेंट हमने पढ़ा था। अभी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने थे, उनका नाम है बीके त्यागी। फुल फॉर्म बोलोगे तो बिनेश कुमार त्यागी। अभी अपनी इंटरनेट सेवा वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा केरल। और दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो जिसका नाम है रेडियो अक्ष, ये कहाँ पे लॉन्च किया गया था? तो आंसर होगा नागपुर में। और वैसे हमारे आर्मी चीफ कौन है? मनोज पांडे हैं। आर्मी डे हम 15 जनवरी को मनाते हैं। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखना, बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी सितंबर 2022 में किसे मद्रास हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा टी राजा को। तो अभी राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी। इन्होंने न्यायमूर्ति टी राजा को मद्रास हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। वे किन का स्थान लेंगे? जस्टिस एम दुर्रे स्वामी का स्थान लेंगे। वे अभी तक मद्रास हाईकोर्ट के वर्तमान कार्यवाहक चीफ जस्टिस थे। अच्छा, टी राजा से एक नाम आपको जरूर याद आएगा, टी राजा कुमार का नाम। अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ये नए अध्यक्ष बने थे टी राजा कुमार, सिंगापुर से हैं ये। अभी डीआरडीओ के नए चेयरमैन कौन बने? समीर वी कामत। और ऑयल इंडिया के नए सीएमडी बने थे रंजीत रथ। अच्छा, आप जानते हो अभी हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने थे? यू ललित बने थे। 3 महीने के लिए बने यानी कि नवंबर तक के लिए है। ये 49 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। और आप जानते हो DY चंद्रचूड़ का नाम अभी नालसा यानी कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के ये 31वें कार्यकारी अध्यक्ष बने। और जब ये यू ललित रिटायर्ड हो जाएंगे ना, तो उनके बाद ये हमारे 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। DY चंद्रचूड़ इनका नाम है। अच्छा, चंद्रचूड़ से एक नाम हमने याद करा था कि अभी तक भारत के सबसे लंबे समय तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन रहे? तो आंसर होगा YV चंद्रचूड़। ये भारत के 16वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। 7 साल 4 महीने 20 दिनों तक ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे। और इसी से आपको याद रखना है सबसे कम समय तक के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन रहे थे, और इनका नाम न्यूज में भी रहा। ये हमारे 22वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। इनका नाम था कमल नारायण सिंह। इनका नाम न्यूज में क्यों था? क्योंकि अभी इनका निधन हो गया। वे 18 दिनों के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे। 1991 की बात है ये। चलो मुझे बताओ, हाईकोर्ट की पहली महिला जज कौन रही है? तो आंसर होगा अन्ना चांडी रही है, केरल हाईकोर्ट। और हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी? तो आंसर होगा लीला सेठ बनी थी, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की थी ये। वहीं सुप्रीम कोर्ट में पूछेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन रही? फातिमा बीवी। और सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला चीफ जस्टिस तो अभी तक तो कोई नहीं है, लेकिन भविष्य में बन सकती है, बीवी नागरत्न। और सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? हीरालाल जेक कानिया थे। अच्छा बताओ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेग नीदरलैंड में है। और एक इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 10 मार्च को मनाते हैं। और अगर आपसे पूछे कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी? तो आंसर होगा केतांजी ब्राउन जैक्सन बनी थी। याद रखना ये सारे पॉइंट, बढ़ते आगे। तो बताओ, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र ने। तो महाराष्ट्र के जो पर्यटन मंत्री हैं प्रभात लोढ़ा, उन्होंने कहा कि दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला रखा जाएगा। आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले महाराष्ट्र में औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर किया गया था। उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव किया गया था। नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदलकर DB
पाटिल एयरपोर्ट किया गया था। बाकी दौलताबाद किले की बात करें तो ये पहले यादव वंश की राजधानी हुआ करती थी और कुछ समय के लिए दिल्ली सल्तनत की राजधानी थी, और 14वीं शताब्दी में मोहम्मद तुगलक के द्वारा इस किले का नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया गया था। चलो बताओ, अभी हमने पढ़ा था तेलंगाना सरकार ने नवनिर्मित राज्य सचिवालय परिसर का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की थी? BR अम्बेडकर के नाम पे। और आपको याद होगा अभी दिल्ली सरकार ने भी अपनी कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की थी। अभी अरुणाचल प्रदेश ने अपने एक मिलिट्री कैंप का नाम हमारे पहले CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत के नाम पर रखने की घोषणा की। अभी कनाडा में एक सड़क का नाम बदल के AR रहमान के नाम पर रखा गया। इंग्लैंड में लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया। अभी अहमदाबाद में एक मेडिकल कॉलेज का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया। उससे पहले अहमदाबाद में जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है मोटेरा स्टेडियम, उसका नाम भी मोदी जी के नाम पर रखा गया था। अभी वडोदरा में जो रेल यूनिवर्सिटी है उसका नाम बदलकर गति शक्ति यूनिवर्सिटी कर दिया गया। अभी राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ किया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम बदले गए अभी करंट अफेयर्स में, इनको याद रखना। आप बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, 2023 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर होगा भारत। तो अभी 2022 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता ये उज्बेकिस्तान के पास थी, और अभी ये इसका 22वां संस्करण था। अभी उज्बेकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं शौकत मिर्जियोयेव, इन्होंने समरकंद में 22वें शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया था। और वहीं पे कहा गया कि भारत 2023 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष के रूप में SCO के अगले शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। देखो, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहले बात करते हैं। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा बीजिंग, चाइना में। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक तो इसमें अभी 9th नंबर का नया मेंबर कौन सा बना? ईरान बना है। इससे पहले 8 मेंबर कौन कौन से थे? भारत, चाइना, पाकिस्तान, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। और अभी आपने पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी है उसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल के रूप में चुना गया है 2022-23 के लिए। अच्छा, आपको याद हो तो भारत 2023 में G20 की अध्यक्षता भी करेगा। अभी वैसे G20 की अध्यक्षता 2022 में किसके पास है? इंडोनेशिया के पास है। और G20 के लिए अभी भारत का शेरपा किसे बनाया गया था? अमिताभ कांत को बनाया गया था, ये भी याद रखो। वैसे 2022 में बिम्स्टेक की अध्यक्षता किसके पास है? श्रीलंका के पास। 2022 में ही ब्रिक्स की अध्यक्षता चाइना के पास है। G7 की अध्यक्षता जर्मनी के पास है। अभी 2022 में क्वाड देशों की जो चौथी बैठक हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? टोक्यो, जापान में। और अगले साल 5वीं बैठक कहाँ पे होगी? ऑस्ट्रेलिया में होगी। और 2022 में आसियान की अध्यक्षता ये कंबोडिया के पास है, तो ये भी याद रखना। अच्छा, एक अभी नया ग्रुप बना है I2U2 ग्रुप। कौन कौन से देश शामिल हैं? भारत, इजराइल, यूनाइटेड अरब अमीरात और अमेरिका। ये ध्यान रखना। आप बढ़ते आगे। चलो बताओ, हाल ही में किस राज्य में नीति आयोग के तर्ज पर राज्य स्तरीय संस्थान बनाया जाएगा? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने ये घोषणा की है कि राज्य में नीति आयोग की तर्ज पर राज्य स्तरीय संस्थान की स्थापना की जाएगी, और ये कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पर्यावरण आदि जैसे क्षेत्रों में बेहतर बदलाव लाने में मदद करेगा। अच्छा, महाराष्ट्र को तो हम कई बार देख चुके हैं, आज हम नीति आयोग के बारे में जानते हैं। आप जानते हैं उसे योजना आयोग की जगह पे लाया गया था सन 2015 में। स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को। फुल फॉर्म की बात करोगे तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि वर्तमान में है नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष की बात करोगे तो अभी नए बन गए हैं डॉक्टर सुमन के बेरी। और अगर पूछ ले आपसे कि इसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे फर्स्ट नंबर के, तो अरविंद पनगड़िया। उसी तरह से अभी नए CEO बन गए। क्या नाम है? परमेश्वरन अय्यर। और पहले नंबर के CEO कौन थे? सिंधु खुल्लर थे। ये दोनों नए अपॉइंटमेंट है, इनको याद रखना। अभी आपको याद होगा तो नीति आयोग ने राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक को जारी किया था, जिसमें बड़े राज्यों में गुजरात टॉप पे था, छोटे राज्यों में गोवा और यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ टॉप पे था। उसी तरह से अभी एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2021, निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 को भी जारी किया गया, जिसमें टॉप पे था गुजरात। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना। आप बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में चेन्नई ओपन 2022 का खिताब किसने जीता?
तो आंसर होगा लिंडा फ्रुहविटोरवा। तो चेक रिपब्लिक की 17 साल की टेनिस प्लेयर है ये लिंडा फ्रुहविटोरवा, जिन्होंने अभी WTA चेन्नई ओपन 2022 टेनिस खिताब को जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में किसे हराया? पोलैंड की मैग्डा लेनेट को हराया है। आपको बता दूं कि चेन्नई ओपन 14 साल में भारत में आयोजित होने वाला पहला WTA टूर्नामेंट था। चेन्नई ओपन 2022 एक पेशेवर महिला टेनिस टूर्नामेंट है जो आउटडोर हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। यह भी 12 से लेकर 18 सितंबर तक चेन्नई में आयोजित हुआ। टेनिस की बात हो गई तो आपको पता है हम क्या रिवाइज करने वाले हैं। साल में जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और US ओपन, किस किसने जीता? महिला और पुरुष एकल का खिताब। तो अगर बात करेंगे पहले हम ऑस्ट्रेलियन ओपन की, तो इसमें मेन सिंगल टाइटल राफेल नडाल ने जीता है, वो स्पेन के प्लेयर हैं। वुमेन सिंगल टाइटल एश्ले बार्टी ने जीता, वो ऑस्ट्रेलिया की है, संन्यास ले चुकी है। फिर आया फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन में मेन सिंगल टाइटल राफेल नडाल ने ही जीता है, जिन्हें किंग ऑफ क्ले कोर्ट भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। उसमें वुमेन सिंगल का टाइटल ईगा स्विटेक ने जीता है, वो पोलैंड की है। फिर आया विंबलडन ओपन। विंबलडन में मेन सिंगल टाइटल जीता है नोवाक जोकोविच ने, ये सर्बिया के हैं। और वुमेन सिंगल टाइटल जीता एलिना रिबाकिना ने, ये कजाकिस्तान की है। फिर आया अभी US ओपन। उसमें मेन सिंगल का टाइटल जीता है कार्लोस अल्काराज ने और वुमेन सिंगल का टाइटल जीता है ईगा स्विटेक ने। तो ये आपको जरूर याद रखना है, इतना तो कम से कम। अगर कोर्ट आपसे पूछ लिए जाए कि किस कोर्ट पे कौन सा वाला ग्रैंड स्लैम खेला जाता है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और सबसे लास्ट वाला US ओपन ये हार्ड कोर्ट पे होता है। फ्रेंच ओपन होता है क्ले कोर्ट पे और विंबलडन होता है ग्रास कोर्ट पे। ये आप याद रख लेना, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते आगे। फिर बताओ अभी अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 18 सितंबर को। तो हर साल 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? लिंग आधारित वेतन अंतर के मुद्दे को उजागर करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके बारे में जागरूकता बढ़ाना। ये दिन पहली बार 1996 में नेशनल कमेटी ऑन पे इक्वलिटी के द्वारा मनाया गया था। अच्छा, आपको याद होगा अभी न्यूजीलैंड क्रिकेट ने कहा था कि वो अपने पुरुष और महिला क्रिकेटर्स को समान सैलरी देगा। बाकी अगर रिवाइज करना चाहो सितंबर के इंपॉर्टेंट डेज को तो कर लो। 2 सितंबर को आपने वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया था। 5 सितंबर को नेशनल टीचर डे होता है और इंटरनेशनल चैरिटी डे भी। 8 सितंबर को वर्ल्ड लिटरेसी डे और वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे होता है। 9 सितंबर को हिमालय दिवस और वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे होता है। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस यानी कि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे और 10 सितंबर को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस वर्ल्ड फर्स्ट एड डे मनाया। ये हर साल सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है, तो इस बार हमने 10 सितंबर को मनाया। फिर 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे मनाया। 14 सितंबर को नेशनल हिंदी डे। 15 सितंबर को एक तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस डेमोक्रेसी डे, इंजीनियर्स डे और विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस मनाया। 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया। अभी 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस मनाया और 18 सितंबर को अभी बांस दिवस बैम्बू डे के रूप में मनाया था। तो सितंबर के ये डेज आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ अभी सितंबर 2022 में भारत और किस देश के तट रक्षकों ने एक संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है अभ्यास 0122 इसका आयोजन किया? तो आंसर होगा अमेरिका। तो भारतीय और अमेरिकी तट रक्षकों ने चेन्नई के तट पर एक संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया जिसका नाम है अभ्यास 0122। ये अभ्यास समुद्री खोज और बचाव, बोर्डिंग संचालन और अन्य प्रवर्तन कर्तव्यों के क्षेत्र में अंतर संचालन को बढ़ाने पर केंद्रित है। आप जानते हो भारतीय तटरक्षक बल ये भारत की समुद्री कानून प्रवर्तन और खोज और बचाव एजेंसी है, जिसके डायरेक्टर जनरल कौन है? VS पठानिया है। अच्छा, मेरा आप लोगों से एक प्रश्न रहेगा। पहले तो आप ये बताओ कि अमेरिका के साथ हम कौन कौन से एक्सरसाइज करते हैं। अभी अगस्त में हमने अमेरिका के साथ एक एक्सरसाइज की है, कौन सी है और कहाँ पे की है? और अक्टूबर में भी हम अमेरिका के साथ एक एक्सरसाइज करने वाले हैं। उस एक्सरसाइज का नाम बताओ और वो कहाँ पे करेंगे, ये भी उत्तर दो। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ अभी सितंबर 2022 में रुबेल हुसैन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। वे किस देश के प्लेयर हैं? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के तेज गेंदबाज हैं रुबेल हुसैन,
जिन्होंने अभी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा अभी बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम ने भी T20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया, और उससे पहले तमीम इकबाल, इन्होंने भी T20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया। और इनका नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वे अभी T20 इंटरनेशनल में शतक लगाने वाले बांग्लादेश के एकमात्र बल्लेबाज हैं। अच्छा बताओ, अभी किस भारतीय क्रिकेटर ने भी अपने सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है, सभी फॉर्मेट से यानी कि? तो आंसर होगा रॉबिन उथप्पा। और अभी किस देश की प्लेयर हैं राचेल हेंस, जिन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के अभी कप्तान जो हैं एरॉन फिंच, इन्होंने वनडे इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया। इंग्लैंड के इयॉन मॉर्गन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया। और वेस्ट इंडीज के किरोन पोलार्ड ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से, और भारत की मिताली राज ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया अभी। तो ये सब याद रखना, नाम पढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी सितंबर 2022 में किसको 32 साल तक राष्ट्र की शानदार सेवा प्रदान करने के बाद डीकमीशन कर दिया गया, सेवा मुक्त कर दिया गया? तो आंसर होगा INS अजय। तो अभी 32 साल की शानदार सेवा के बाद अभी 19 सितंबर को INS अजय को सेवा मुक्त कर दिया गया। तो INS अजय की सेवा मुक्ति से संबंधित समारोह पारंपरिक तरीके से मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में आयोजित किया गया। और अपनी सेवा अवधि के तहत INS अजय ने कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन तलवार और 2001 में ऑपरेशन पराक्रम सहित कई नौसैनिक अभियानों में पार्टिसिपेट किया था। आपको याद है भी भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा बना? INS विक्रांत। और इसे बनाया किसने? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। अभी आपको याद होगा INS सिंधु ध्वज, इसे भी डीकमीशन कर दिया गया। और अभी हमने पढ़ा था कि अगस्त के महीने में अभी किस भारतीय नौसेना जहाज के द्वारा अपनी तरह का पहले समग्र इंडोर शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा INS कर्ण में। तो ये सब याद रखना। बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे क्या पूछा था कि भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस, सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके एक बार शेयर जरूर कर देना। और क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया इन सभी का, वहीं पे PDF भी आपको मिल जाएगी। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।